Hello students. Today we discuss about the second chapter of the political science of 9th class and the chapter name is the constitutional design. Right, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की अगर हम लोग बात करें सेकंड चैप्टर, बिफोर स्टार्ट द सेकंड चैप्टर हमने जो प्रीवियस जो चैप्टर्स है हमारा डेमोक्रेसी जो चैप्टर्स है, जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पावर है डेफिनेटली वो किसके पास रहेगी, लोगों के पास, बिकॉज दे आर द सोर्स टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. डेफिनेटली हमें पता चला था कि पावर जो सोर्स है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, राइट, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ रिटर्न सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है जो काम करती है. गवर्नमेंट हैव अ सेपरेट ज्यूरिडिक्शन पार्ट, ठीक है. तो वो जो सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो ड्राफ्ट है, वो जो ड्राफ्ट बना है वो क्यों बना है, ठीक है, और उसी ड्राफ्ट को जो हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में समझने के लिए कि हमें क्यों, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशंस, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशंस हमें चाहिए, ऐसी क्या जरूरत है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, क्यों लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और क्यों हम लोग उसको एक्सेप्ट करें, जो भी रिटर्न जो रूल्स हैं जो बनाए गए रेगुलेशन उनको हम लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे. तो ये सब चीजें जो डिस्कस करेंगे हम लोग कि हमें ऐसी क्या कंडीशंस आई, लोगों को राइट्स की वजह से उन्होंने माना, या फिर लोगों को फ्रीडम चाहिए, लोगों को इक्वालिटी चाहिए, राइट, ठीक है, लोगों को डिग्निटी चाहिए. तो ये सब चीजें जो हैं ये कैसे हमें मिलेंगी, उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, राइट, ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करने से को समझने से पहले हम लोग एक कंट्री की स्टडी करेंगे कि कैसे उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था, कैसे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का उन्होंने डिजाइन किया, ठीक है. एंड साउथ अफ्रीका का जो है, अभी नाउ साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री, बट उससे पहले वहां पे बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे. साउथ अफ्रीका की तो बात करें हम लोग एग्जांपल के तौर पे, तो साउथ अफ्रीका में यू नो इन 1719 जो सेंचुरी, उसी में हम लोग देखेंगे तो वहां पे ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे, डेफिनेटली उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया था साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को. डेफिनेटली कैसे उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर पावर या फिर आर्म के बल पे उन्होंने क्या कि साउथ अफ्रीका पे उन्होंने ऑक्युपाइड किया था पार्टिकुलर, और उसी को वो लोग रूल कर रहे थे. और वो जो लोग थे उनको हम लोग साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट हम लोग बोल सकते हैं. व्हाई वी कॉल इट साउथ अफ्रीकन वाइट गवर्नमेंट, बिकॉज देयर इज ए apartheid, there is a rule of apartheid. Apartheid क्या होता है, a system of racial discriminations, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा सिस्टम था किसका, रेशियल सिस्टम, जिसको हम रंग भेद की नीति भी बोल सकते हैं, या फिर नस्ल जो अकॉर्डिंग टू देयर कलर वाइज, स्किन वाइज जो लोगों से जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लोगों से जो भेदभाव किया जाता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, apartheid. अब ये वहां पे एक लीडर थे, अगर हम लोग बात करें जो साउथ अफ्रीका की, तो वहां पे एक लीडर थे जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, और उन्होंने एक वर्ड भी बोला था उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के बारे में कि डेफिनेटली आई अपोज दैट द वाइट गवर्नमेंट जो अपार्थाइड, ठीक है, एंड आल्सो अपोज दैट जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में अगर मैं बोलता हूँ, वो डेफिनेटली उसका जो उसने उसका कंप्लीटली अपोज किया था जो पर्टिकुलर वहां पे गवर्नमेंट थी. उन्होंने तो नेल्सन मंडेला चाहता क्या था, डेफिनेटली ही हैव सम आइडियल नेशन जिसमें इक्वलिटी हो, जिसमें हार्मनी हो, ब्रदरहुड हो, लोगों के पास में राइट्स हो. ऐसी कंट्री के बारे में वो सोचता था डेफिनेटली कि हमें ऐसी कंट्री बनाना है. बट और उस कंट्री के लिए जब उन्होंने बात की तो डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं हमें लोगों जो अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में जो रूल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमें लोग कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में फाइट करने. और डेफिनेटली जब हम लोग किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के या रूलर के अगेंस्ट में फाइट करें, डेफिनेटली वी सैक्रिफाइस योर लाइफ आल्सो. अगर उसमें आपकी लाइफ को भी अगर कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो भी हम लोग करेंगे. जब ऐसे वर्ड जब नेल्सन मंडेला के द्वारा कहे जा रहे थे उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो डेफिनेटली उस गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उसके अगेंस्ट में, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी अगेंस्ट में. तो उन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला को सेंशन, नेल्सन मंडेला और उसके जो 8 जो मेंबर्स थे उन सबको उनको सेंशन है इंक्रीजमेंट इन 1964 में, उनको
मतलब सभी लोग जो उसके साथ में जो वो लीडर्स थे जो अपोज कर रहे थे एपेथाइड का, डेफिनेटली उन सब को क्या कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। कब? 1964 में। और कब तक के लिए? 28 ईयर्स तक के लिए नेल्सन मंडेला को उन्होंने जेल में डाला। अब जो उस जेल में जो उन्होंने डाला नेल्सन मंडेला को, उस दैट इज द मोस्ट डेंजरस जेल, इट इज बहुत भयानक जेल हम उसको लोग बोल सकते हैं। और उस जेल का नाम था रोबन आइलैंड। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि काफी बार एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि नेल्सन मंडेला को जिस जेल में डाला गया था तो इस जेल का क्या नाम है, पर्टिकुलर प्लेस का, रोबन आइलैंड है। ठीक है। अब जब ये सब चीजें हुई, राइट, ठीक है, उनको तो अब उसके बाद में क्या किया कि जो वहां पे जो और भी जो लीडर्स थे या फिर जो ये जो ब्लैक कलर्स के जो लोग थे, ब्लैक कलर्स प्लस में जो अदर जो कम्युनिटीज के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ऐसे हम लोग हम तो पूरी लाइफ ऐसे डिस्क्रिमिनेट होते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो क्या है, आपस में कोऑर्डिनेट हुए। और उन्होंने क्या किया, 1950 में उन्होंने क्या किया, स्टार्ट ए मार्च एंड स्ट्राइक। किसके अगेंस्ट में? अपार्थाइड के अगेंस्ट में। व्हाइट पीपल जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। क्यों स्ट्राइक स्टार्ट की? बिकॉज ये जो व्हाइट पीपल थे अपार्थाइड, दैट इज बेसिकली ये लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। डिवाइड किसको करते थे? लोगों को डिवाइड करते थे आपस में, कि लोगों को आपस में डिवाइड किया जाए। डिवाइड किस बेसिस पे करते थे वो लोग? कलर और स्किन। स्किन बेसिस और कलर बेसिस पे वो लोगों को डिवाइड करते थे। जो लोग ब्लैक थे उनको ब्लैक कम्युनिटीज से बोलते थे, और जो लोग मिक्स थे, मिक्स इन द सेंस जिसमें ब्लैक भी थे एंड कुछ जो जिनको हम लोग नॉर्मली फाइट तो नहीं कह सकते, बट मिक्स जो लोग होते हैं, दे आर माइग्रेट फ्रॉम द इंडिया। कुछ इंडियंस लोग थे उनमें, जो बेसिकली दक्षिण अफ्रीका के लोगों का जो स्किन का कलर था वो बेसिकली ब्लैक ही होता है, राइट, ठीक है। तो माइग्रेट जो इंडिया के लोग थे उन्होंने क्या किया, वो भी इनके साथ थे, तो इनको वो लोग बोलते थे कलर्ड। कलर्ड में रंगीन का। तो ऐसे उन्होंने पर्टिकुलर लोगों को क्या, स्किन रिलेटेड या कलर रिलेटेड से उन्होंने क्या कर रखा था, डिवाइड कर रखा था। और डिवाइड ही नहीं कर रखा था, दे हैव नो राइट टू चूज एनीथिंग, राइट, ठीक है। यहाँ तक कि उनकी जो फैसिलिटी थी, उनके जो फैसिलिटी के अलावा जो उनके पब्लिक प्लेसेस थे, ठीक है, ये सभी चीजें उनके लिए कंप्लीटली बैन थे। ना वो होटल में जा सकते थे, ना वो रेस्टोरेंट में जा सकते, ना वो कोई पब्लिक स्विमिंग पूल में जा सकते, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते थे। तो इतना ज्यादा उनके साथ में इन जो व्हाइट पीपल जो गवर्नमेंट्स थे, इन्होंने काफी ज्यादा इन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेट किया। इसी डिस्क्रिमिनेट की वजह से 1950 में उन्होंने क्या किया, स्टार्ट मार्च कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। इसी में सिर्फ ये ब्लैक कम्युनिटीज लोग या फिर इंडियन मिक्स लोग ही नहीं पार्टिसिपेट किए, इसमें वहां पे जो कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पे थी, उसने भी इन लोगों का साथ दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे व्हाइट पीपल भी थे जो लोग चाहते थे कि ये जो एपेथाइड जो पॉलिसी जो चल रही है साउथ अफ्रीका में, इसका एंड हो। तो उन लोगों ने दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो भी लोग इनके साथ में जुड़ गए, ठीक है। तो अब जब इतने सारे जब इन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी और एक मूवमेंट चलाया उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और उस मूवमेंट में करीब थाउजेंड्स ऑफ जो ब्लैक पीपल्स या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने उस पर्टिकुलर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो लोग मारे गए। इसी के बिहार पे अब उन लोगों को, जो व्हाइट पीपल जो लोग थे, अब उनको ये रियलाइज हो गया था कि जो हमने जो एक सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो हमने चला रखी है, डेफिनेटली अब ये ज्यादा देर तक हम लोग रूल नहीं कर सकते, अब हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसी को देखते उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसीज और जो लॉ थे उनको उन्होंने धीरे धीरे क्या करना, चेंज करना स्टार्ट किया। आल्सो गिव सम फ्रीडम टू द मीडिया, क्योंकि मीडिया कंप्लीटली बैन था उस टाइम, बट इस टाइम उन्होंने क्या किया, मीडिया को भी कुछ फ्रीडम उन्होंने दी, ठीक है। मीडिया को जब उन्होंने फ्रीडम दी और ऐसे जो पॉलिसी और ये जब क्रिएटेड, इसी के बिना उन्होंने क्या किया, जो 28 इयर्स थे उन्होंने जो नेल्सन मंडेला को जो पार्टिकल लीडर था उसको उन्होंने जो इम्प्रिजमेंट दे रखी थी, वो 28 इयर्स जेल में रहने के बाद में नेल्सन मंडेला को उन्होंने फ्री कर दिया। और ऐसे ही जाके 26 अप्रैल 1964 में एक न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी का यहाँ पे जन्म हुआ इन द पूरे विश्व में, और दैट हैव ए वेरी बेस्ट डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया साउथ अफ्रीका का, दैट आल्सो इंस्पायर्ड टू द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। और इसी में उन्होंने कैसा बनाया, उन्होंने एक मल्टी, अब वहां पे जब लोग अपने आप फ्रीडम हुए तो डेफिनेटली उन्होंने एक ऐसे, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग एक ऐसे
ऐसे गवर्नमेंट ऐसे जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसका ऐसा फॉर्म करेंगे दैट मींस दैट हैव सम इक्वलिटी सम राइट्स, ठीक है, जिसमें सभी लोगों को इक्वलिटी, कहीं भी किसी भी पर्सन पार्टिकुलर किसी भी कम्युनिटीज का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो उन्होंने क्या था, मल्टी सोशल गवर्नमेंट से फॉर्म की, मल्टी सोशल गवर्नमेंट दैट मींस मल्टी रेशियल गवर्नमेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, फॉर्म की उन्होंने, राइट, ठीक है। ऐसे जाके वहां पे साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना, और जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला, अगर हम लोग उसकी प्रीएम्बल देखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग काफी ज्यादा, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, और जो बहुत से जो कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर जो इन्होंने जो कॉम्बिनेशन के अकोमोडेट किया है अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया है वहाँ के लीडर्स ने, यहाँ तक कि वहाँ के जो लीडर्स थे जो अलग, जब उन्होंने पार्टीज फॉर्म की तो डेफिनेटली उन्होंने एक और रखा कि वी कैन फॉरगिव दैट व्हाइट पीपल, यहाँ तक भी उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया कि हम लोग जो व्हाइट पीपल ने जो हमारे को डिस्क्रिमिनेट किया था, डिवाइड किया था, डेफिनेटली हम उसको फॉरगिव करेंगे, माफ करेंगे, और हम एक ऐसा मिक्स ऑफ रेशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा तैयार करेंगे जहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिले, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, और ऐसा ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए तैयार किया, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल कि कैसे जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था, किस वहाँ पे मूवमेंट्स चले, कितना उन लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ा, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ उन लोगों को फाइट करना पड़ा, तब जाके वहाँ पे एक न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बना रहा है, ठीक है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया आल्सो कॉलोनाइज, इंडिया पे भी जो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा ऑक्युपाइड किया था यहाँ के कुछ, तो हम लोग जान सकते हैं कि हमने कैसे जो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में हम लोग मूवमेंट चलाई थी, और मूवमेंट्स में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तब जाके हम लोगों को यहाँ नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला था। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, why do we need a constitution? नेक्स्ट टॉपिक है, हमने साउथ अफ्रीका का हमने एग्जांपल देख लिया कि वहां के लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया था, फाइट की थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तब जाके उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि उनके पास कोई राइट्स नहीं थी, ठीक है, ना कोई उनके पास में फ्रीडम थी, ठीक है, उनके पास देयर इज ए नो चॉइस, राइट, ठीक है। उसके बाद में उन लोगों को फ्रीडम मिली जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कराता है, फ्रीडम, यस, सिक्योरिटी, इक्वलिटी, कोऑर्डिनेशन, डेफिनेटली ये सब हमें इसके द्वारा मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बट हम ये सब चीजें क्यों माने, राइट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जो हमने अभी एग्जांपल्स देखे, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जिसमें क्या होते हैं, सेट ऑफ सम रूल्स एंड जो लॉ हैं, रेगुलेशन जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो सब लिखे हुए हैं। और उन्हीं सेटअप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो रिटन जो डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग क्या करते हैं, पीपुल एक्सेप्ट दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें क्या कोऑर्डिनेट करता है आपस में एक दूसरे को। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया काफी डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाए, तो वो सब चीजें कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये एक रिलेशनशिप बनाता है, रिलेशनशिप किसके बीच में, गवर्नमेंट और पीपल, गवर्नमेंट और जो सरकार और जो लोग हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं ये एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अब अगर हम लोग बेसिकली अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिक जो फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी अगर हम लोग बात करें, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स हैं, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन
की जो हमें जरूरत है वो क्यों है, उसमें ये सब क्लियर होंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या कराता है डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ये कौन प्रोवाइड कराता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन। पहली फीचर्स है डिग्री ऑफ ट्रस्ट, मींस हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर लॉ पे कि हमारे पास डेफिनेटली हमें कहीं भी इनजस्टिस नहीं होगा, डेफिनेटली हमें जस्टिस मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है कि अगर कहीं भी एनफोर्स विद लॉ, अगर किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन को अगर कहीं भी इनजस्टिस होता है, किसी के साथ कहीं भी डिस्क्रिमिनेट होता है, डेफिनेटली हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, और ऑल्सो एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है दैट वी कैन लाइव टुगेदर। क्योंकि इंडिया पहले हमने डिस्कस कर लिखा है डेमोक्रेसी में कि इंडिया इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है, तो कैसे लोगों, क्योंकि वहाँ के लोगों का रीजन अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, वो लोगों की जो लैंग्वेज पॉलिसीज है वो अलग अलग है, वहाँ पे कल्चर ट्रेडिशन सब अलग अलग है। दैट मींस इतने डाइवर्स कंट्रीज को, इतने बड़े जो वेस्ट कंट्रीज है, इसको कैसे अकोमोडेट किया जाए। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड जो प्रोसीजर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक जगह आते हैं और एक यूनिटी बनाते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड कराता है, राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड ऑल्सो सम lays down some limit of the government। राइट्स हमें सिटीजन्स को राइट कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो सिटीजन्स को राइट्स कौन प्रोवाइड कराता है, कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चर एजुकेशन का राइट्स है, ठीक है। और इन सब के बारे में राइट, अगर कहीं भी हमारे राइट एक्सप्लॉइट होते हैं तो डेफिनेटली वी कैन अप्रोच टू द जुडिशरी पार्ट, कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं और डेफिनेटली वहां पे हमें जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो राइट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम लोग कहीं भी फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, हमारी जो भी अपॉर्चुनिटी हम लोगों का यूज करें। और इसके अलावा जो ले सम लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमने गवर्नमेंट जो फॉर्म किए, ऐसा नहीं हो कि वो अनलिमिटेड या मोनार्क सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट से ऑफिसर से कहीं ना कहीं डिक्टेटर ना बन जाए, इसलिए एवरी जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट की जो रूल्स है, गवर्नमेंट्स के जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो गवर्नमेंट्स में जो हमने बात की थी डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट है 3 ऑर्गन जो है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो सबका अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर ज्यूरिडिक्शन पार्ट, जो उनका कार्य क्षेत्राधिकार है उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स कहीं भी टेक ऑन नहीं कर सकती कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अथॉरिटी को जो प्रोवाइड है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं। और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्सप्रेशन ऑफ पीपल एंड क्रिएट ए गुड सोसाइटी। कहीं ना कहीं हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड कराता है कि कैसे हम लोग लोगों की जो डिजायर्स हैं उसको कैसे फुलफिल करें, लोगों की जो डिमांड्स हैं कैसे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक सोशल जो नीड्स है वो कैसे फुलफिल हो, एंड ऑल्सो कैसे एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्म किया जाए जिसमें लोग क्या ब्रदरहुड रहे, जिसमें हार्मनी रहे, जो लोग क्या है एक दूसरे के साथ भी रह सके। तो ये जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली वी नीड सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे जिसमें सब चीजें लिखी हुई, रिटर्न और सब चीजें। अब इसमें एक और पॉइंट है कि जो है पॉइंट आप क्या है कि दैट मीन्स जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जरूरी नहीं, वन एग्जांपल है, ठीक है, जरूरी नहीं कि जिस कंट्री के पास में कॉन्स्टिट्यूशन हो दैट आल्सो ए डेमोक्रेटिक कंट्री, नो।
ये जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबका है बट वो जरूरी नहीं डेमोक्रेटिक, बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है दैट कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था उस टाइम हमने जो प्रोविजंस लिए हैं हमने डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो अभी हमने 2 टॉपिक जो हमारे हैं उनकी स्टडी की है। फर्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका, हमने जो एग्जांपल देखा है। सेकंड हमने व्हाई डू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, एंड व्हाट आर द सम मेजर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का किसने बनाया, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया भी एक कॉलोनाइज था, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को ऑक्युपाइड कर रखा था डेफिनेटली, और उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे थे। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हमें फ्रीडम मिले, डेफिनेटली तो हमारे जो लीडर्स थे, लाइक हम लोग जो जिन्होंने मिल के बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए, ठीक है, इन मूवमेंट्स की वजह से हम लोगों को क्या काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अगेंस्ट किसके, जो फॉरेन रूल जो एस्टेब्लिश कर रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने, उनके अगेंस्ट में स्ट्रगल करने के बाद में कहीं जाके हमें हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंस मिला। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में भी हमारी कंट्री को डिवाइडेड कर दिया गया और हमारे यहाँ पे 2 कंट्रीज बनी, इंडिया और पाकिस्तान। और ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूट्स हुआ उनमें जो कंट्रीज का डिवाइडेशन पार्ट में जितने लोगों की जो हमने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ से, डेफिनेटली हम उसको कहीं भूल नहीं सकते। डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं हमें कितना स्ट्रगल और कितने मूवमेंट्स करने के बाद में हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी, तब जाके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बना था, ठीक है। तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे पहले अगर हम लोग बात देखें तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और जो उसके जो और जो मेंबर्स थे या जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, उनने मिलके एक ड्राफ्ट तैयार किया 1928 में। जो ड्राफ्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तैयार किया कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज अ इंडिपेंडेंस कंट्री, राइट, ठीक। उन्होंने कंप्लीटली डिक्लेयर कर दिया कि अब जो भारत है वो कंप्लीटली एक स्वतंत्र स्टेट है, स्वतंत्र एक कंट्री बन चुका है, देश बन चुका है। और उन्होंने जो प्रोविजन जो उन्होंने अडॉप्ट किए, उस प्रोविजन जो उन्होंने उसमें लिखे, उस जो पार्टिकुलर जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था मोतीलाल नेहरू ने, तो उसमें उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाइड किया कि यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज, दैट मींस हमारे जो लोग हैं उनको कंप्लीटली एक राइट मिलेगा वोट करने का, ताकि हम लोगों को इलेक्ट कर सकें। एक सर्टेन एज जो उन्होंने डिसाइड की थी 21, लास्ट में जाकर उन्होंने 18 कर दिया गया था। उसके बाद में राइट टू फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम मिलेगी, कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ कंट्रीज के किसी भी पर्टिकुलर रीजन में हम लोग जा सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं। इक्वालिटी रहेगी, कहीं ना हमें जो जस्टिबल मिलेगा, कहीं भी किसी के साथ में किसी भी ग्राउंड बेसिस पे कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी क्लासेस, क्योंकि माइनॉरिटी क्लास को कहीं ना कहीं जब हमने साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमने स्टडी की, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी क्लास को भी हमें यह पता चल गया था कि अगर हम लोग माइनॉरिटी क्लास को कहीं ना कहीं दबाएंगे, उसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, डेफिनेटली फिर आगे हम इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कैसे माइनॉरिटी क्लास को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए पार्टिसिपेशन की, उसे भी इक्वलिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले, ताकि वो लोग अपने डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज प्रोविजन उन्होंने ऑलरेडी डिटेल में उन्होंने डिस्क्राइब की थी उस ड्राफ्ट में। उन्होंने ये सब चीजें उन्होंने मेंशन कर दी थी कि जो इंडिपेंडेंट जो कंट्री होगा, हमारा जो इंडिपेंडेंस होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जहां कहीं भी किसी भी प्रकार किसी भी टाइप से किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं होना पड़ेगा, सभी को जस्टिस मिलेगा, इनजस्टिस कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को देखते हमने क्या, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं 90, क्योंकि हमने जो काफी चीजें जो प्रोविजन है हमने क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब था तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफ एक्ट थे, तो इन्हीं में से एक था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट था एक 1935, ठीक है। उसमें क्लियरली उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस एक अडॉप्ट किया था हमने, इलेक्टोरल प्रोसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने। तो जनरली जो मेजर जो प्रोविजंस अगर हम देखे जाएं तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से एज इट इज हमने कहा एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो है वो 1935 से हमने अडॉप्ट किए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उन्होंने भी ये सब चीजें जो ड्राफ्ट जो तैयार किया था, इनमें से भी एज इट इज उन्होंने इसमें डेलिब्रेट किया, उन्होंने डिस्कस की पार्टिकुलर पे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पे
उन लोगों ने मिलके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया, उन लोगों ने डिबेट किया। और यही अब अगर जनरली बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, तो इन्हीं जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, इन्हीं के मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग जो सेटअप की गई थी 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को उनका फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, और उसके जो चेयरपर्सन थे वो जो श्यामाजी मुखर्जी थे, वो उनको चेयरपर्सन बनाया गया था। सेकंड जो मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, टेम्पररी जो प्रेसिडेंट अपॉइंटेड किया गया था यहाँ पे, बट यहाँ पे जो 11 दिसंबर को जो सेकंड मीटिंग हुई थी 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इज अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग। ठीक है, तो उनको एक कंप्लीट एक अध्यक्ष बना दिया गया था सेकंड मीटिंग का। ऐसे जो हमारी जो बात करें हम लोग कि जो मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो इलेक्टेड होके आए थे, वो कितने मेंबर्स थे? 299 जो मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्टेड हो गए थे, उन्होंने मिलके एक क्या किया, राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। उन सब ने मिलकर उन्होंने कोई कमिटीज बनाई और डिफरेंट जो कमिटीज बनाई, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने क्या, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ये सब चीजें हमें कंप्लीटली डिटेल में हम जो जब फर्दर स्टडी करेंगे तो हम इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी। और इन्हीं सब जो लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसी को हम लोग 26 नवंबर 1949 को हमने वो जो पार्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको हमने अडॉप्ट किया, दैट कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 को हमने वो इफेक्ट। 26 जनवरी इज आल्सो कॉल्ड रिपब्लिक डे, हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर अब हम लोग बात करें कि जो असेंबली जो थी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 290 जो मेंबर्स थे, उसमें से काफी जो मेंबर थे उन्होंने कमिटीज जो बनाई थी, जिनको मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप ऐसा ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप स्टडी करेंगे डिफरेंट, और उस कमेटी का नाम है ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई थी किसने? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के में जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें अराउंड 7 to 8 मेंबर्स इन्होंने लिए थे। और इसका जो चेयरपर्सन जो अपॉइंट किया था वो किसको किया था? भीमराव अंबेडकर। इसको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। ठीक है, तो इसका चेयरपर्सन अपॉइंटेड किया। क्वेश्चंस भी काफी बार पूछा जाता है, हु इज अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने अराउंड 160 जो कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वहां पे जा जाके इन्होंने जो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ऐसे अलग अलग कंट्री में 160 कंट्रीज में जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कमेटीज के मेंबर ने वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन का उनका स्टडी किया, वहां से जो उनको ठीक लगा वो प्रोविजन उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए? अडॉप्ट किए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, तो जो प्रोविजन हमने अडॉप्ट किया, लाइक फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमने लिए हैं वो आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऐसे प्रोविजन हैं जिनको हमने अदर कंट्री, जहां से हमें ऐसा लगा कि हाँ ये जो प्रोविजन है इसको हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्होंने जो ड्राफ्ट बना के दिया, उसमें उसके ड्राफ्ट में उन्होंने एटलीस्ट 114 डेज जो है, अराउंड 3 इयर्स तक उन्होंने इस पे डिबेट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। जो इन्होंने ड्राफ्ट में एवरी सिंगल वर्ड स्पीक इन अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डिटेल से उसको बताया गया। दैट वर्ड इज आल्सो रिकॉर्डेड। जो डिबेट्स वहां पे हुआ था उसको कंप्लीटली डेलीबरेट जो हुआ था जो मेंबर्स में, क्योंकि अराउंड 2000 से भी अबो जो इसमें थे प्रोविजंस, उन पे डिस्कस हुआ। ठीक है, उसके बाद में कहीं जाके हमें डिस्कस, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट भी बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है उसके बारे में जो डिस्कस हुआ था 2000 जो थे उसमें प्रोविजंस, उनके बाद में तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फाइनल ड्राफ्ट जो था वो एक्सेप्ट किया था। वही जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वही 26 नवंबर 1949 को हमें
अडॉप्ट किया 26/10/1950, तो वो क्या होगा, दैट इज कम्युनिटी एक्ट। और तब जाके हमने हमारा जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो। उसमें 395 हमने आर्टिकल ऐड किए उसमें, ठीक है, ऐसे उसमें जो शेड्यूल थी, ऐसे उसमें पार्ट 22 पार्ट थे। तो तब जाके हमारा देखें, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे जो फर्दर क्लासेस हैं उसमें हम लोग। अब नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट आर द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो बेसिकली वैल्यू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मूल्य है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का। और बेसिक अगर हम लोग वैल्यूज की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो प्रीएम्बल इज द बेस्ट एग्जांपल। प्रीएम्बल जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। प्रीएम्बल की अगर हम बात करते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो एटलीस्ट उसे प्रीएम्बल की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर प्रीएम्बल हमने अच्छे से समझ ली कॉन्स्टिट्यूशन की, तो डेफिनेटली हम लोग अराउंड 50% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार है वो इसी में है, प्रीएम्बल में, राइट, ठीक है। तो प्रीएम्बल इज द आल्सो कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रीएम्बल है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट किसका, प्रीएम्बल। अब हम लोग अगर हम लोग इंडिया की जो प्रीएम्बल है, जब हम लोग 6th और क्लास में जब एनसीईआरटी की बुक हम लोग पढ़ते हैं तो उसके जो लास्ट पेज पे या फिर बैक साइड के पेज पे जो है उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रीएम्बल लिखी होती है। उस प्रीएम्बल्स के मीनिंग की हम लोग डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग जो प्रीएम्बल जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ते हैं तो जस्ट लाइक अ पोएम ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को समझने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने, क्योंकि जो इसमें प्रीएम्बल में लिखा हुआ है दैट इज कंप्लीटली एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो इसी प्रीएम्बल के बेस पे बनाया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग प्रीएम्बल के बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट प्रीएम्बल पार्ट। प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें हैं जिनको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ये जो प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, दैट मीन्स उसमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, पीपल के पास में। दैट मीन्स पीपल हैव द सोर्स ऑफ द पावर। दैट मीन्स हमने खुद को ये अपने आप से Having solemnly resolved the constitution, अपने आप से खुद को संकल्प करते हुए हमने जो कॉन्स्टिट्यूट किया है इंडिया का, ठीक है, संकल्प लिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें लोगों के पास में सबसे ज्यादा पावर है। वो किसी वी कैन नॉट हैंड ओवर टू द एनी किंग और एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। मतलब जो सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया सारी जो पावर वो हमने अपने आप को ही वो क्या की, हैंड ओवर की। हम लोग किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे एक्सटर्नल अथॉरिटी को हैंड ओवर नहीं कर सकते। दैट मींस वी द पीपल ऑफ, हम भारत के लोग। इंडिया इनटू ए सोवेगन, सोवेगन को अगर हम लोग देखें, सोवेगन मींस संप्रभुता। दैट मींस जो पावर है, दैट इज इंडिया इज ए कंप्लीटली ए सोवेगन कंट्री। दैट मींस हमारे पास खुद की पावर है। दैट इज वी आर नॉट वर्किंग एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। हमारे खुद के हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें कहीं से भी डिसीजन नहीं करेगी, ठीक। हम किसी भी एक्सटर्नल पावर के अंडर में कंट्रोल में काम नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। सोशलिस्ट, दैट मींस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इन द सेंस कि जो भी वेल्थ है जो भी जनरेट की जाएगी वो सोशल बेसिस पे, सोशल जो जनरेट की जाएगी जो वेल्थ, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसका वो इक्वली होगा, किसमें, सोसाइटी में। कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा सोशल लेवल पे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकुलर। सेकुलर की हम बात करें, सेकुलर मींस इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। कैसे सेकुलर स्टेट,
क्योंकि वी हैव अ कंप्लीटली फ्रीडम टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन, हम लोग किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज कंप्लीटली फ्रीडम है, राइट, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, राइट, ठीक है। सेक्युलरिज्म इन द सेंस द गवर्नमेंट हैज नो रिस्ट्रिक्शन टू एनी, that means the state has no religion, but it also respect the all the religion, मतलब किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है, वो किसी पार्टिकुलर एक धर्म को ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं करेगा, और वो सभी जो पार्टिकुलर रीजन है उनके साथ में सभी के साथ इक्वली ट्रीट करेगा, राइट, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट्स। डेमोक्रेटिक, दैट मीन डेमोक्रेटिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक बिकॉज everybody can participate in a government system, that means we give some right, the political right to the citizen, political जब rights रहेंगे तो definitely हम कहीं भी हमारे पास जो लोग रूल कर रहे हैं हम लोग उनका अपोज कर सकें, या फिर जो हम लोग डिसीजन ले, कौन हमारे यहाँ पे डिसीजन लेगा, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, जो कंप्लीटली किसमें, डेमोक्रेटिक में। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है कि दैट मीन्स द हेड ऑफ द जो स्टेट होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। हमने ऑलरेडी पहले डेमोक्रेसी पार्ट में डिस्कस कर लिया कि इंडिया में जो चीजें हैं वो इलेक्टेड है, किसी के द्वारा थोपी नहीं है, कोई भी अपने आप को एज ए डिक्लेयर नहीं कर सकता है कि आई एम द किंग, राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इज नॉट अ हेरिडिटरी, नहीं होगा, वो कहीं भी अपने आप नहीं बनेगा, राइट, ठीक है। एंड टू सिक्योर द ऑल इट्स सिटीजन, और कहीं ना कहीं हमारे जो सिटीजन है उनको क्या प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, कैसे, इन टर्म्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस किस लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, कहीं भी किसी भी पर्सन के साथ में इनजस्टिस नहीं होगा, किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रेस, कलर, ठीक है। जो हमने साउथ अफ्रीका का जो एग्जांपल लिया वहां पे कितनी जो एपेथेट, जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पे था, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, सभी को क्या मिलेगा, जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, जो पॉलिटिकल लेवल पे सभी को क्या इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा सभी को, राइट, ठीक है। लिबर्टी, दैट मींस फ्रीडम, फ्रीडम जो हमारा फंडामेंटल राइट्स पे, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, वी कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग, राइट, ठीक है, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनटू द एक्शन में भी ऑलरेडी, ठीक, और हम लोग किसी भी पार्टिकुलर, किसी भी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, किसी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी की पूजा कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली हमारा क्या रहेगा, फ्रीडम रहेगा। हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इंडिया के जो टेरिटरी एरिया है वहां पे जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी हमें उसमें यहाँ पे रोकेगी नहीं, दैट मींस ये कंप्लीटली हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स ये सब प्रोवाइड कराएगा। इक्वालिटी, इक्वालिटी इन द सेंस वी ऑल आर इक्वल बाय द लॉ, ठीक है, दैट मीन्स इक्वलिटी इन द सेंस कहीं भी हमारे साथ अकॉर्डिंग, कहीं भी किसी के भी साथ में अनइक्वलिटी नहीं होगी किसी भी ग्राउंड पे, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑल आर इक्वल, कानून किसके लिए, सबके लिए क्या है, एक जैसा है, ठीक है। कानून क्या करेगा, ट्रीट एज ए इक्वल, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एंड स्टेटस ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमोंग देम ऑल, और ये सब चीजें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, प्रमोट करने की सभी में, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक साथ रह सके। एंड फर्टर्निटी, अपॉर्चुनिटी प्रमोट फर्टर्निटी इन द सेंस ब्रदरहुड, देन वी कैन वर्क और वी कैन लाइव एज ए लाइक अ फैमिली, हम एक फैमिली की तरह रह सके, एश्योरिंग द डिग्निटी, और सबको क्या respect देते, because individual have some dignity, I also have some dignity, students have some dignity, ठीक है, every person needs some dignity, right, ठीक है। तो dignity of the individual सभी को respect देते, the unity and integrity of the nation, क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो कंट्री है उसको क्या करेंगे, एक यूनिटी और इंटीग्रिटी में रखेंगे, एकता में रखेंगे, ताकि हम लोग एक हो सके, ठीक है। तो दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को वी अडॉप्ट एंड एनेक्ट दिस प्रीएम्बल इन 26 नवंबर 1949 and that is come effect on 26 Jan 1950, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल। नाउ जो हमने टॉपिक जो डिस्कस किए हैं चैप्टर में, ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसमें अगर कहीं भी आपको कोई, यू कैन पुट अ कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स में, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।